हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो में हमारे साथ हैं दिनकर सिंह परिहार सर, जो अनअकैडमी सेंटर कोटा पर जूलॉजी एजुकेटर हैं। बच्चों, आज के वीडियो में हम जो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो रेगुलरली हमने आप ही लोगों के मुंह से सुने हैं, या यूं कहिए कि आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से जो है कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने निकाली हैं और उनके जवाब आज हम दिनकर सर से डेफिनेटली लेने वाले हैं। वेलकम दिनकर सर। आकाश, सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाने के लिए और बच्चों के सामने बिठाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्लेटफॉर्म का हम डेफिनेटली बहुत अच्छा यूज़ करने वाले हैं और बच्चों की जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वैसे तो हम क्लास में जब रहते हैं और क्लास में बच्चे हमारे कांटेक्ट में रहते हैं तो हम उन सारी बातों को सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चे रह जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं जो खुल के हमसे बात नहीं रख पाते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये डेफिनेटली उन बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, एक हेल्पिंग हैंड होगा जो अपनी बात नहीं रख पाते हैं और उनकी जो भी डाउट्स हैं जो उनके मन में रह जाते हैं वो उनको उसके आंसर्स या रिप्लाई यहाँ से मिल जाएंगे। डेफिनेटली सर। तो बच्चों, इन कुछ क्वेश्चंस में से सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग रेगुलरली आप लोगों के मुंह से सुनते आ रहे हैं वो दिनकर सर से पूछते हैं और इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बार बच्चों ने ये कमेंट बॉक्स में भी लिखा है, कई बार आप लोगों से भी पूछते होंगे, मैं भी जब गैलरी वगैरह से क्रॉस कर रहा होता हूँ तो ये सवाल एक रेगुलरली सुनता हूँ कि सेल्फ स्टडी जो है बच्चे को नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना सेल्फ स्टडी करना चाहिए, और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो ये तक पूछ लेते हैं कि सर सेल्फ स्टडी करना ज़रूरी है क्या। तो ये बिल्कुल आकाश, एक चीज़ तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि हर व्यक्ति के दिनचर्या में 24 घंटे ही होते हैं जी। और उन 24 घंटे को कौन अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है, वही देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो वही ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है लाइफ में। और उनको कैसे मैनेज कर रहा है ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है किसी के लिए भी, चाहे वो कोई एक स्टूडेंट हो, चाहे कोई सर्विस क्लास का बंदा हो, या कोई इवन घर में कोई जो काम करते हैं या हाउस वाइफ वगैरह जो होती हैं, उनके भी अगर हम बात करें तो वो उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज कर पाते हैं उस पर डिपेंड करता है उनकी एफिशिएंसी और उनका साथ में जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि कोई बच्चा है, हम अपने इंस्टीट्यूट से ही रिलेट करते हैं इसको। इंस्टीट्यूट में रोज़ाना 1.5 घंटे की 4 क्लास होती हैं, यानी कि 6 घंटे तो ये हो गए। उन क्लासेस के आसपास जो बीच में इंटर क्लास ब्रेक्स होते हैं वो हो गए, और बच्चा घर से अपने चलता है और इंस्टीट्यूट तक आता है और इंस्टीट्यूट से वापस घर जाता है। ठीक, कुल मिलाकर हम ये देखें तो 7 साढ़े 7 घंटे का समय होता है पूरा। और अगर मैं 24 घंटे में से ये 7 साढ़े 7 घंटे निकाल दूं तो बच्चे के पास इफेक्टिवली 17 घंटे बचते हैं। अगर मैं उसमें से 6 से 7 घंटे उसके सोने पे भी निकाल दूं कि सोएगा भाई 7 घंटे सोएगा, 1 घंटा दिन में सोएगा, 6 घंटे रात में सोएगा, या 7 घंटे रात में ही सोएगा, अगर मैं इस तरह से भी उसको निकाल दूं तो एक इफेक्टिवली बच्चे के पास जो है करीब 10 से 11 घंटे बचते हैं। यही 10 से 11 घंटे हैं जो कि उस बच्चे को अपनी सेल्फ स्टडी में लगाने होते हैं। अब वो कुछ बच्चे उसको पूरी तरह यूटिलाइज कर पाते हैं, कुछ बच्चे 2-3 घंटा पढ़ाई करके थक जाते हैं इतना कि वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, और इस तरह से वो धीरे धीरे पीछे होते चले जाते हैं और वही उनकी टेंशन का सबब बनता है। तो वो जो 10 से 11 घंटे हैं उसको अगर आपने प्रॉपरली मैनेज कर लिया तो आप पूरे साल किसी भी तरह के स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। वही 10 से 11 घंटे का एक आपको टाइम टेबल बनाना होता है जिसमें आपका जो डेली क्लासेस हो रही हैं वो भी पढ़ना है, उसमें जो 3 या 4 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो भी आपको करने हैं, और साथ में जो है बैक पोर्शन जो आप पीछे पढ़ के चले आए हैं, जो पीछे सिलेबस हो चुका है पहले से, उस पार्ट को भी आपको वहाँ पर रिवाइज करना होता है, और वो डेली बेसिस पे ही करना होगा। तो एक्चुअल में मैनेज क्या करना है, मैनेज 24 घंटे को नहीं करना है, बल्कि मैनेज केवल 10 से 11 घंटे को ही करना है अगर सही से देखा जाए तो। बिल्कुल सर, एक बड़ा फनी सा सवाल है, हो सकता है आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए उस सवाल को सुनते हुए। 2-3 बच्चों से मेरी मुलाकात हुई और बच्चों का सीधा सवाल ये था कि हम जब खाना खाने बैठते हैं तो कई बार हम मतलब पहले के वक्त में ऐसा होता था कि मैं खाना खाने में 15 मिनट लगा रहा था, धीरे धीरे वो वक्त बढ़ता जा रहा है और आज मुझे सर 1.5 घंटा लग रहा है खाना खाने में। मैंने जब उससे थोड़ा सा बात करी तो मुझे ऐसा पता चला कि जब वो खाना खा रहा है
तो पहले जब 15 मिनट लगा करते थे तो वो मैस के अंदर बैठ के खाना खा रहा था, मैस का ईटिंग एरिया जो होता है वहां पर। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया तो उसने मुझे चीज़ बताई, वो थोड़ा सा फनी थी। वो क्या करता था कि भाई मैस से खाना लिया, अपने रूम में जाने लग गया था। रूम में जाकर के उसका टाइम जो है आधा घंटा 45 मिनट तक उसने एक लंच को या एक मील को डिवोट करना शुरू कर दिया था। फिर उसने मुझे ये भी बताया कि सर अब मैं क्या करता हूँ कि फ़ोन साथ में लगा रहता है, मैं टीवी देखता रहता, फ़ोन में कोई भी सीरीज चलती रहती है, मैं खाना खाता रहता हूँ, तो अब मैं 1.5 घंटे में खाना फिनिश कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरी वो आदत छूट नहीं रही है। मुझे पता तो है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों मेरा 1.5 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा आ रहा है, जो मैं वेस्ट कर रहा हूँ एग्जैक्टली, जो मैं 15 या 20 मिनट में लंच कर सकता हूँ या डिनर कर सकता हूँ, वो 1.5 घंटे का टाइम खिंच रहा है। तो इस चीज़ पे कुछ बताइए सर बच्चों को कि किस तरीके से इस आदत को छोड़ा जाए। देखिए, इसका तो सीधा सीधा एक रूल है, और वो रूल ये है कि हम खुद के अंदर एक डिसिप्लिन की भावना लाने की सोचें जी। अगर हम डिसिप्लिन रहते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अब अगर कोई 1.5 घंटा खाना खाने में लगा रहा है तो फिर उससे सीधे सीधे ये समझ में आ रहा है कि वो टाइम पास कर रहा है, वो डर रहा है अपनी स्टडी टेबल पे वापस पहुंचने में। इसका मतलब उसे कहीं सब्जेक्ट में डर लग रहा है, या फिर ऐसा है कि वो मोर टुवर्ड्स इंक्लाइन है दूसरी चीजों के। हाँ, मतलब वो उसको अब पढ़ाई की तरफ इंक्लिनेशन ना रह के वो अब उस पढ़ाई से दूर भागना चाह रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि जितनी देर मैं अवॉइड कर सकूं पढ़ाई को, उतनी देर मैं अवॉइड कर सकूं, कर पाऊं। कायदे से तो ये होना चाहिए कि आप जब खाना खाने बैठ रहे हैं, आप अगर बैठ के खा सकते हो, 10 मिनट में अपना खाना फिनिश कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बैठ जाऊंगा तो मैं 15-20 मिनट आया, आधा घंटा भी लगा लूंगा खाने में, 1 घंटा भी लगा लूंगा, तो आपको बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप थाली हाथ में लीजिए, खड़े खड़े खाना खाइए। अब खड़े खड़े आप कितनी देर खड़े खड़े खा सकते हैं? थाली को हाथ में लेके, प्लेट को हाथ में लेके कितने देर खा सकते हैं? तो इसलिए बेस्ट होगा कि आप खड़े होके खाना खाइए। आप ऐसा मत खाइए, बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं अभी तो मेरे को पूरा पेट भर के फुल स्टमक खाना खा लेना चाहिए, पता नहीं रात में कब मिले ना मिले, ये ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। बल्कि उसको खड़े खड़े खाए, थोड़ा खाना खाए, क्योंकि जब आप सेटिंग करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको फुल स्टमक अगर होगा तो डेफिनेटली आप सेटिंग नहीं कर पाएंगे। फुल स्टमक होगा तो कुछ देर बाद आपको नींद भी आने लगेगी। फुल स्टमक होगा तो आप कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा खाइए। अगर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी, तो ऐसे बच्चों को तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप कहीं भी बैठ के मत खाइए, प्लेट हाथ में लीजिए। मैस में है तो, घर पे हैं तो, आप घर पे हैं तो किचन में ही खड़े होके वहीं पे अपना खाना फिनिश करिए और उसके बाद सीधे अपनी पढ़ाई पे चले जाइए। अवॉइड करने से, आप अगर अपनी स्टडीज को इग्नोर करेंगे, जिस पर्पज से आप यहाँ कोटा आए हुए हैं, अगर उसी को इग्नोर करेंगे फिर तो आपका पर्पज ही खत्म हो गया कोटा आने का। और वो फिर आपके जो एम है इंजीनियर, डॉक्टर बनने का, IITN बनने का या MBBS करने का, वो एम तो कहीं दूर चला गया वहाँ से। वहाँ तो इसलिए इस चीज़ को सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप खड़े खड़े खाना खाइए। 10 मिनट में आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका खाना फिनिश हो जाए। कम इतना खाइए कि जिससे कि आप अगले 4 घंटे तक अपनी टेबल चेयर पे बैठ सकें और अपनी स्टडी कर सकें। ये है इसका सॉल्यूशन। सर एक सवाल और है, कई बार हमने जब हम पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं या कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ पर कई बार लिखा रहता है कि साउंड स्लीप जो है या एक अच्छी नींद जो है 8 घंटे करीबन नींद लेनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 6 घंटे नींद लेनी चाहिए, कुछ बोलते हैं 7 घंटे नींद लेनी चाहिए। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिफाइन किया हुआ है। पर जब स्टूडेंट लाइफ की बात आती है, जैसे आपने कहा कि भाई जो 6 से 7 घंटे उसे कोचिंग में लग रहे हैं, 1-1.5 घंटा अगर वो तीनों मील्स को डिवोट कर रहा है तो वो चीज़ हो गया। करीबन आप ये मान लें कि बाकी सारी चीज़ें, नहाना धोना वगैरह सब कुछ मिला करके 10 घंटे उसके जो है पर डे के इन चीज़ों में जा रहे हैं, बाकी बचे हुए 14 घंटे। तो क्या बच्चे को सिर्फ 4 या 5 घंटे सोना चाहिए और सेल्फ स्टडी को मैक्सिमम टाइम देना चाहिए? किस तरीके से स्लीप साइकिल को मैनेज किया जाए और क्या स्लीप साइकिल होना चाहिए? आकाश, देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत ही एक साइकोलॉजिकल फीचर है जी। आप खुद पे भी इसे टेस्ट कर सकते हैं जी। आप आज 6 घंटे सोइए, ओके, और आप एक टाइम देख लीजिए कि आप जैसे सपोज दोपहर में आप 2 बजे सोते हैं, आप 6 घंटे की नींद ले रहे हैं, आप 8 बजे उठते हैं सो के सपोज, या आप रात में 10 बजे सोते हैं और 6 घंटे आपको सोना है, आप सुबह 4 बजे उठ जाएं, 10 बजे सो जाएं और सुबह 4 बजे उठ जाएं जी। अपना दिन भर काम करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले दिन भी आपको 10 बजे नींद आने लगेगी, ओके। और मैं आपको
श्योरिटी देता हूं कि अगले 3 से 4 दिन में आपकी आंख बगैर अलार्म के सुबह 4 बजे खुल जाएगी। ये आदत डालने वाली बात होती है। हम जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को जिस तरह की आदत डालते हैं उस तरह की बॉडी हमारी जो है वो आदतों को अडॉप्ट कर रही है, बिल्कुल उसी को अडॉप्ट करती है। और ये टाइम टेस्टेड है, ये टाइम टेस्टेड फीचर है और ये खुद मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है। मैं चाहूँ मैं 4 घंटे सो सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 5 घंटे सो सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 8 घंटे सो सकता हूँ। यानी कि मेरे पास सोने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। और ये मैंने विद प्रैक्टिस जो है इस चीज़ को शुरुआत की और धीरे धीरे जो है मैं उसे डेवलप करता चला गया। ये और ये जब अगर मुझ पे एप्लीकेबल है तो ये किसी पे भी हो सकती है। जहाँ तक कि नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप की बात करें तो ये एज टू एज वेरी करती है। जैसे कि हम देखें एक अपर मिडिल एज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए उनको। हम एक यंग एज की बात करते हैं, लोअर मिडिल एज की बात करते हैं, यंग एज की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि वहाँ पे जो है 6 घंटे की नींद काफ़ी होती है या 7 घंटे की मैक्सिमम नींद, नहीं तो 6 घंटे सफिशिएंट होता है। हम अगर एक स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो वहाँ पर जो है 6 से 7 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है। बाकी जो स्लीप आवर्स हैं उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि अगर आपका 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, आपको अपने सिलेबस को अभी 1 या 2 बार और रिवीजन करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, और सिलेबस जब तक रिवाइज नहीं हो जाएगा आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको अपने स्लीप आवर्स जो है घटाने भी पड़ सकते हैं। ठीक है, स्लीप आवर्स को घटाने भी पड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कभी एडवाइस नहीं करूँगा कि जब एग्ज़ाम है या जिस वीक में एग्ज़ाम है या एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले आप 24-24 घंटे पढ़ रहे हैं और आपके नींद पूरी नहीं हो रही है, और नींद पूरी नहीं होगी तो डेफिनेटली उसका एक इफेक्ट जो है ब्रेन की फंक्शनिंग पर भी आता है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं ये कहूँगा कि साहब आप आखिरी के 3-4 दिन तो आप 24 घंटे पढ़िए, उससे पहले आप 6 से 7 घंटे 8 घंटे सो सकते हैं। नहीं, आपका जो रूटीन होना चाहिए वो एक बहुत ही स्मूथ रूटीन होना चाहिए जिसमें कि हर चीज़ का टाइम जो है वो डिवोटेड हो कि भाई ये इस चीज़ के लिए मैं इतना टाइम है, खाने के लिए इतना समय है, सोने के लिए इतना समय है। और ऐसा नहीं है आदमी 24 घंटे पढ़ नहीं सकता है, उसको बात करने वाला भी चाहिए। तो आप अगर कोटा आए हुए हैं, अपने घर से दूर हैं, तो आप अपना टाइम सेट करिए कि मैं इतने बजे जो है अपने मम्मी, अपने पापा को, अपने भाई को या बहन को, जिससे भी आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, आप उससे बात करना है वहाँ पे। उससे क्या होगा, आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। अगर आप बात नहीं करेंगे फैमिली मेम्बर से तो हो सकता है आप ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत रिलेटिव हैं और ये आप अपने कंडीशनिंग आप खुद डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कंडीशन रिफ्लेक्सेस में ही आती हैं, अगर हम इसको क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम के हिसाब से अगर देखें तो इसलिए मैं ये बच्चों के लिए यही एडवाइस करूँगा कि अपनी स्लीप ड्यूरेशंस को आप खुद डिसाइड करिए कि आप 6 घंटे लगातार सो के और फिर क्या आप 8 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, या आप 5+1 आवर्स की स्लीप ड्यूरेशन बनाएं कि 5 घंटे तो रात में सोएंगे, 1 घंटा दिन में सोएंगे, उसके अलावा हम बाकी टाइम जो अपनी सेल्फ स्टडी को देंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने घंटे की नींद लेना चाहता है। बस ये ध्यान रखिए कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, जिस चीज़ की आप आदत डाल लोगे वो आदत आपका शरीर एडॉप्ट कर लेगा। बहुत बढ़िया सर। अभी रिसेंट पिछले कुछ दिनों में एक और सवाल जो हम लोग रेगुलरली देख रहे हैं और मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन भी है, दिवाली का जो ब्रेक है 6 से 7 दिन का जो है ब्रेक एक लगता है, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले इंस्टीट्यूट से चला जाता है क्योंकि ट्रेन रिजर्वेशंस नहीं मिलते हैं या अर्ली रिजर्वेशंस मिल रहे होते हैं तो बच्चे वो कर लेते हैं। फिर कुछ स्टेट वाइज जो फंक्शंस हैं या कुछ सेलिब्रेशंस होते हैं उसकी वजह से बच्चा थोड़ा सा लेट वापस आ रहा है अपनी कोचिंग्स में। तो इन दौरान क्या होता है ना कि पढ़ाई से बिल्कुल नाता छूट चुका होता है। 10-11 दिन का जो है बिल्कुल ब्रेक ले लिया, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी। उस वजह से जब वो वापस आता है तो कई दिन तक वो अपनी पढ़ाई में जो है ध्यान नहीं लगा पा रहा है क्योंकि उसको घर की याद आ रही है, घर के बने खाने की याद आ रही है, यहाँ का खाना उसको टेस्टी नहीं लग रहा है एंड ऑल दैट, जिस वजह से वो पढ़ाई में जो है अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाता है। तो किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जाए? क्या बच्चों को इस ब्रेक में भी घर नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जो मैं चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कोटा में जो कल्चर है वो कुछ इस तरीके का है कि सिर्फ एक ये जो लंबा ब्रेक मिलता है वो सिर्फ दिवाली के आसपास मिलता है, बाकी सारे जो फेस्टिवल्स हैं उनमें 1 दिन का ब्रेक होता है। अब चाहे रक्षाबंधन हो या होली हो, 1 ही दिन का जो ब्रेक है वो मिलता है, लेकिन दिवाली में 10 या 15 दिन का जो छुट्टी है या 7 दिन का छुट्टी है वो दिया जाता है, राइट? तो
क्या बच्चों को घर नहीं जाना चाहिए, और अगर घर जाना चाहिए तो क्या इन 7 दिनों के लिए स्पेसिफिक जाना चाहिए? किस तरीके से और अपनी स्टडीज को मैनेज करें बच्चे? देखिए आकाश, पहली चीज़ तो मैं एक बात ये बता दूं कि कोटा जो है एजुकेशन हब ऐसे नहीं बना जी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जिन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट सेट किए केवल उन्हीं की वजह से बना। ऐसा नहीं कि जहाँ पे जो फैकल्टीज आई दूसरे स्टेट से और यहाँ आके सेटल हुई और यहाँ उन्होंने अच्छा पढ़ाना शुरू किया उनकी वजह से बना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल स्टूडेंट्स बाहर से आ गए उन्हीं की वजह से बना। इन सबके क्यूमुलेटिव एफर्ट्स की वजह से आज कोटा एक एजुकेशन हब है। और मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब बच्चा अपने घर छोड़ के अपने स्टेट को छोड़ के एक दूसरे स्टेट में पहुंच रहा है सिर्फ इस पर्पज से कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ अच्छा माहौल मिलता है और वहाँ जो है मैं तैयारी करता हूँ तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब ये बच्चा ये सोच के आ रहा है तो उसे एक बात तो यहाँ पे सोच के आना चाहिए कि अगर मुझे एक ये 8 से 9 महीने या 10 महीने डिवोट करने हैं तो मैं क्यों ना 100% डिवोट करूं। दिवाली, होली, ईद ये सब हर साल आते हैं, अगले साल भी आएंगे, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो इन सारे त्योहारों को मनाने का जो एक खुशी होती है, मज़ा होता है, वो कहीं दुगना चौगना हो जाएगा। तो वो हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बताऊँ आकाश कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो आप सुनते हैं ना टॉप 10 टॉप 100 में आ गए, IIT मुंबई जिनको मिल गया, या एम्स दिल्ली मिल गया, या दिल्ली के मौलाना आज़ाद वगैरह, या जयपुर का SMS मिल गया, या KGMU मिल गया, ये सारे बच्चे जो होते हैं इनकी एक ख़ास बात नोटिस की है कि ये किसी भी ब्रेक में अपने घर नहीं जाते हैं। ओके। और इनकी कोशिश रहती है कि ठीक है इस बार हम नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा अगर हुआ और इनके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि नहीं हमारा बच्चा हमारे पास हमारे संग त्यौहार बनाए, तो ये अपने पेरेंट्स को यहीं कोटा बुला लेते हैं। ये होता है, ये होता है इनके संग। तो अगर ये संभव हो सके तो इस तरह का बच्चों को करना चाहिए। ये तो बात हो गई उन बच्चों की जो कि रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके, और उनके रैंक प्रोड्यूस करने के पीछे डेफिनेटली उनका सेक्रीफाइस होता है, जो वो बहुत मन से सेक्रीफाइस करते हैं, बेमन से नहीं करते, मन से करते हैं उस चीज़ को। अब मैं उन बच्चों की बात लेता हूँ, यानी कि जो जनरल हैं, सामान्य बच्चे हैं, उनकी बात करता हूँ, जिनको घर जाना ही जाना है। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, जैसे अभी इस साल जो है 21 से 27 जो है दिवाली ब्रेक है जी। लेकिन बहुत से बच्चे 15-16 में, यानी कि लास्ट जो संडे पड़ा उससे भी एक दिन उससे घर निकल गए हैं। हाँ। यानी कि 5 दिन पहले ही घर निकल गए, और डेफिनेटली वो 1 या 2 दिन और लेट आने वाले हैं। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको होम सिकनेस की प्रॉब्लम रही होती है, या वो पहली बार घर से बाहर निकलते हैं। हाँ। पहली बार घर से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे आके जो पढ़ाई का एक माहौल बनता है उस तरह का माहौल उन्होंने कभी देखा नहीं होता है। उतना रेगुलर स्टडी कभी स्कूलों में होती नहीं है। एक पीरियड 1.5 घंटे का, बाप रे बाप, ये तो बहुत लंबा है। हमारे स्कूल में तो 35 मिनट का पीरियड होता है, जिसमें कि आधा 20-25 मिनट तो अटेंडेंस में निकल जाता है। 10 से 15 मिनट जो है मैम या टीचर जो भी होते हैं, सर होते हैं, वो थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, रीडिंग लगवाते हैं बुक की, 1-1.5 पैराग्राफ हुआ, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया और छुट्टी हो गई। तो लेकिन यहाँ तो 1.5 घंटा, और टीचर आता है, वो लगातार बोलता रहता है, हम नोट करते रहते हैं, टीचर बढ़ता रहता है। तो ये माहौल उनके को भी देखा नहीं होता है। तो डेफिनेटली वो एक प्रेशर में रहते हैं कि अरे भाई इससे ज़्यादा दूर रहो तो इतनी अच्छा है। तो मेरा ये मानना है ऐसे बच्चों के लिए एक छोटी सी एडवाइस है, और वो एडवाइस ये है कि पहले तो कोशिश ये करिए कि आप घर ना जाएं। लेकिन फिर भी अगर लगता है कि नहीं आपको पेरेंट्स के संग अपना त्यौहार मनाना है, दिवाली एक बड़ा त्यौहार है, अपने देश का तो बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, तो आप अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला लो। अगर वो नहीं आ पाते हैं और आपको जाना ही है तो कोशिश ये करिए कि जब छुट्टी स्टार्ट हो रही है तभी आप जाएं, और छुट्टी खत्म हो रही है उस दिन तक आ जाएं। ठीक है। अब जहाँ तक उन बच्चों का सवाल है जो जाएंगे भी, वो पहले भी जाएंगे और बाद में भी आएंगे, तो उनके संग देखिए सीधी सी बात है, सीधा इम्पैक्ट उनके स्टडी पे आता है। आप ये सोचिए कि जब वो पहली बार कोटा आते हैं तो अगले 10-15 दिन या 20 दिन तक वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और उनका मन भी नहीं लगता है। वो पहले महीने में ही वापस जाना चाहते हैं, और ऐसा होता भी है। ये मैं बताऊं आपको, करीब 15 to 20% स्टूडेंट फर्स्ट मंथ में ही अपने घर वापस चला जाता है, कोटा छोड़ देता है। ठीक है। और इसके बाद
जो बच्चा रह जाता है तो वो एडजस्ट करता है और पता लगा 3 से 4 महीने जैसी हुए वैसी दिवाली आ गई, बड़ा ब्रेक आ गया, तो ये इसमें चला गया घर। अब इस तरह के बच्चों को एक ही तरीका है कि अगर वो घर जा रहे हैं, मन बना चुके हैं, मानस बना चुके हैं कि नहीं हमें घर जाना है, तो कोशिश ये करें कि घर पे जाके अपनी पढ़ाई को ब्रेक ना करें। वहाँ पे भले ही 10 घंटे ना पढ़ें, लेकिन 4 से 6 घंटे अपनी पढ़ाई अपने कमरे में बैठ के, कोने में बैठ के करते रहें, जिससे कि उनकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आप छुट्टी से वापस आते हैं तो डेफिनेटली चाहे वो कैसा भी कितना भी कोशिश कर ले, उसकी कंटिन्यूटी बनने में कम से कम हफ्ते से 10 दिन लग जाता है, और वो एक नुकसान करता है। मेरा तो ये मानना है कि ये जो 15 से 20 दिन का समय होता है, ये मेक और ब्रेक का समय होता है, और इसमें जो है बच्चा अगर कंटिन्यूटी बनाए रखता है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो कंटिन्यूटी ब्रेक कर देता है उतने ही उसके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए यही तरीका बेस्ट है कि अगर आप घर जा रहे हैं तो आप अपने घर जाकर भी अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखें। बल्कि मैं ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को भी एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा घर आ रहा है तो उसकी पढ़ाई में कोई बाधा मत डालें, बल्कि उसको पुश करें, प्यार से समझाएं कि भाई 4 से 6 घंटे तो तुम यहाँ पे पढ़ो, बाकी टाइम तुम्हारा अपना है, वो उसको एंजॉय करो, जितना एंजॉय कर सकते हो बिल्कुल उसको एंजॉय करो। मैं यही कहना चाहूँगा। Thank you so much Dinkar sir for joining us and clearing all the doubts of the students जो हमें अभी देख रहे हैं, और आप लोगों को भी शुक्रिया कहना चाहूँगा, और ये भी कहना चाहूँगा कि बेटा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें सुनने में भले ही छोटे छोटे लगते हों, लेकिन एग्जैक्टली मान सकता हूं कि आप लोगों के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, तो इनका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली मिला होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस लेकर मैं आप लोगों के सामने आता रहूंगा, एंड टिल देन आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कीप लाइकिंग दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जिनको ये प्रॉब्लम्स रेगुलरली आती रहती हैं उनको तो डेफिनेटली ये वीडियो देखने के लिए बोलिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड घंटी वाला बटन डेफिनेटली दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे और भी वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं। थैंक यू।